65 साल की एक बुजुर्ग महिला मुंबई में रहती थी। मुंबई में रहते हुए उन्हें 7 महीने हो चुके थे। फिर अचानक वो अपना खाना पीना बंद कर देती हैं। बंद करने के बाद ना ही किसी से बोलती हैं ना चलती हैं। फिर सारे परिवार वालों ने उन्हें खाने के लिए बोला, लेकिन महिला ने खाना नहीं खाया। हालांकि सभी उस महिला को मनाने में नाकाम रहे। फिर शाम को उसका बेटा ड्यूटी से आता है और ड्यूटी से आने के बाद पूछता है कि माँ, ऐसी क्या बात हो गई, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो, आप खाना खा लीजिए। फिर हार कर माँ ने बताया कि बेटा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, तो मुझे अपने गांव छोड़ा, क्योंकि मेरा तो सब कुछ गांव में ही है। मेरा यहाँ पर इतना मन नहीं लगता, तो मुझे गांव छोड़ा। बेटा कहने लगा, नो ठीक है माँ, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती कोई बात नहीं, फिलहाल खाना खा लीजिए। सॉरी, आगे को रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुम्हें रक्षाबंधन पर अपनी बेटी के साथ भेज दूंगा, आप वहाँ चले जाना, आपको जितना रुकना हो वहाँ पर रुकना। फिर मैं आऊँगा और आने के बाद मैं अपनी बेटी को ले आऊँगा। अगर आपका दिल करे तो वहाँ से वापस आ जाना, अगर नहीं मन करे तो मत आना, आप वहीं पर रुक जाना। लड़की का जो बाप था उसके पास फ़ोन पहुँचता है कि तुम्हारी बेटी बीमार थी और वह ख़त्म हो गई है। इस घटना की खबर पहुंचती है 20 तारीख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की रांझी गांव की। रांझी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर, जबलपुर थाना के अंदर पड़ता है। जो महिला अपने साथ अपनी पोती को लेकर गांव आई थी, तो अचानक से ही लड़की का जो बाप था उसके पास फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी बीमार थी और वह ख़त्म हो गई है तारीख को। और पिता सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि कल तक तो ठीक थी, अब अचानक से बीमार कैसे हो गई, और फिर बीमार होते ही तुरंत ख़त्म कैसे हो गई। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जल्द से जल्द वहां जाना चाहता था, लेकिन उसको जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाई। फिर भी जैसे तैसे करके वह 20 अगस्त को उसको पास कॉल आया था, फिर भी 22 तारीख में वह अपने गांव पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद सबसे पहले माँ से पूछता है कि माँ, ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी ख़त्म हो गई, क्या हुआ ऐसा, प्लीज़ कुछ तो बताइए। लेकिन माँ चुप बैठी थी कि वह बताए भी तो क्या बताए। तो फिर अपनी माँ से पूछने के बाद वह परिवार में जाता है, परिवार में पूछता है, परिवार में जाता है और परिवार में जाकर मोहल्ले वालों से पता करता है। मोहल्ले वाले भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि उनकी बेटी को हुआ तो हुआ क्या। ना ही उसकी माँ बता पा रही थी कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, और ना ही परिवार वाले, गांव वाले कुछ बता पाए कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। फिर हार कर वो जबलपुर के एसपी प्रदीप कुमार से जाकर मिले और वहां पर जाकर अपनी मिन्नतें और फरियाद करी। अब एसपी प्रदीप कुमार शर्मा के पास जब उस पिता को बहुत मिन्नतें करते करते टाइम हो गया, तो उसको भी उस पर रहम आ गया और उसने उसकी जांच के आदेश दे दिए। उससे पूछा कि अब आपकी बेटी कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने बताया, उस पिता ने बताया कि मेरी बेटी जो कि 15-16 साल की थी, उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है, उसको दफना दिया गया है, जो कि पास ही के जंगल में दफन है। अब प्रदीप कुमार शर्मा जो कि एसपी थे वहाँ के, उन्होंने उसकी जांच के आदेश दे दिए और जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ के, उन्होंने भी उसकी जांच करने के आदेश दे दिए। अब उस लड़की के शव को उस कब्र से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इस बीच वह घर आता है और घर आने के बाद फिर माँ से वह पूछता है कि माँ, अब तो बता दीजिए प्लीज़, ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी ख़त्म हुई है। अब उसकी माँ चुप नहीं रह पाई। उसने बताया कि बेटा, जो तेरे भतीजे हैं सुरेश और रमेश, वह दारू पीकर नशे की हालत में मेरे साथ बहुत ही घृण्य अपराध करते थे, मेरे साथ बलात्कार करते थे। नशे की हालत में मैं उनसे मना करती थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती मुझ पर मार फेरते थे और मेरे हाथ पैर बांध देते थे। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। यह सुनकर उस बाप की, मतलब उसके बेटे की पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह सोचने लगा
देखते हैं आजकल कितना इंसान गिर चुका है कि वह ना ही अपनी दादी को पहचान रहा है, ना अपनी बहन को पहचान रहा है। तो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अब इस बीच जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ था, बलात्कार। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ जाहिर हो जाता है तो वह फिर से अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम ही बताओ कि आखिर ये सब किसने किया है। फिर वह उसकी माँ बताती है कि बेटा 11 तारीख को मैं मुंबई से चली थी और 12 तारीख में मैं यहाँ पर आ गई थी। 12 तारीख में रक्षाबंधन का त्यौहार था। 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का त्यौहार था, जो कि अच्छे तरह से मनाया था। उस बहन ने उन रमेश और सुरेश दोनों ही भाइयों के हाथों पर राखी बांधी थी, लेकिन वह अपनी बहन को देखकर अपना आपा खो चुके थे, अपनी नीयत पर काबू नहीं कर पाए और वह अपनी चचेरी बहन को देखकर नीयत ख़राब कर बैठे। और उससे अगले दिन ही ठीक जैसे उन्हें मौका मिला तो वह 13 अगस्त से लगातार 19 अगस्त तक उन्होंने उस लड़की का बलात्कार किया जब भी उन्हें मौका मिला। इस तरह उन्हें उसके साथ ज़बरदस्ती करते रहे, घृण्य अपराध करते रहे। वह उस दोनों को समझाती रही कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे हाथ पर राखी बांधी है, कम से कम इस राखी का ही लिहाज कर लो। लेकिन वह दोनों शराब के नशे में धुत होकर आते थे और वह ज़बरदस्ती करने लग जाते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था, जब भी घर पर कोई नहीं होता था, तो वह इस घृण्य अपराध को अंजाम देते थे। 19 तारीख में यह घृण्य अपराध करते हुए, मतलब आपत्तिजनक हालत में, मतलब उस बहन के साथ उन दोनों भाइयों को उसकी दादी ने देख लिया। उस दादी के देखने के बाद वह उन दोनों को हटाती है, लेकिन वह नहीं हटते और हटाते हुए भी वह उस दादी को एक तरफ को डालते हैं, हटाकर फेंक देते हैं और मतलब ढकेल देते हैं। ढकेलने के बाद वह एक तरफ जाकर गिर जाती है। गिर जाने के बाद वह दूसरा भाई वह अपनी दादी के साथ रेप करने लग जाता है। बताइए कितना घृण्य अपराध है, कितना घोर कलयुग चल रहा है कि दोस्तों सारे ही रिश्ते तार तार किए जा रहे हैं। फिर दोनों भाइयों ने अपनी दादी के साथ भी बारी बारी से रेप किया और रेप करने के बाद उन्हें धमकी दी, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। और इस तरह उस जो उनकी बहन थी, चचेरी बहन, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद वह हॉस्पिटल में भर्ती कर दी जाती है, वो भी सिर्फ मोहल्ले वाले, गांव वालों को दिखाने के लिए कि हाँ इसकी तबीयत पहले से ख़राब थी और हमने इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद वह कुछ दिन, एक ही दिन वहाँ पर रहती है और अगले दिन उसकी सांस छूट जाती है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद उसके बाप को फ़ोन किया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी बीमार थी, ऐसे वह ख़त्म हो गई है। उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों कैसा ज़माना आ गया है आजकल के लोग अपने दादी, बहन, किसी को भी नहीं देख रहा जो कि उनके सगे थे, उनके साथ ऐसा घृण्य अपराध किया गया। पहले जो ज़माना था और गांव बस्ती की, दूर की भी कोई लड़की दिखाई देती थी तो भी उसको बहन के नाम, बहन बोलकर उसका सम्मान किया जाता था और उसको उसी ही नज़र से देखा जाता था जैसे अपनी ही बहन होती है। और आजकल अपनी ही बहन की कोई इज्जत नहीं हो रही दोस्तों। ऐसी एक सच्ची घटना थी ये। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।